हाँ जी स्टूडेंट्स, +2 में आपको जैसे कि मैं चैप्टर करवा रही थी, तो अब हम उसमें ये पढ़ रहे थे। हमने रिटर्न टू फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रिटर्न टू फैक्टर्स 3 टाइप्स के होते हैं: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। तो वो सब शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड था, क्योंकि एक फैक्टर फिक्स होता है उसमें और बाकी वेरिएबल होते हैं। अब चलिए हम चलते हैं लॉन्ग पीरियड की तरफ, जिसमें हमारी प्रोडक्शन की सेकंड टाइप आती है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन की, रिटर्न टू स्केल। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, रिटर्न टू स्केल क्या होता है। तो देखो, इन द लॉन्ग पीरियड, यहाँ पे हम लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड की बात नहीं कर रहे। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल। इसमें सारे हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो सब वेरिएबल होंगे। नो फैक्टर रिमेन फिक्स। कोई भी फैक्टर हमारा फिक्स नहीं होगा। In this period, production of commodity can be increased by increasing all the factor in the same proportion. अगर हमें किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम सारे फैक्टर्स को एक ही रेशो में इंक्रीज करेंगे, तभी हम उसे बढ़ा सकते हैं। इफ़ ऑल द फैक्टर्स आर इंक्रीज इन सेम प्रपोर्शन, अगर सारे फैक्टर एक ही प्रपोर्शन में, एक ही अनुपात में बढ़ाए जाते हैं, द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज, तो जो हमारा पैमाना है उत्पादन का, स्केल है, वो भी बढ़ जाता है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग बिहेवियर ऑफ आउटपुट इज स्टडीज एज रिटर्न टू स्केल। तो इससे रिलेटेड जो भी आउटपुट का बिहेवियर होता है, उससे ही हम कहते हैं रिटर्न टू स्केल। तो देखिए, सो रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द बिहेवियर, वो उस व्यवहार को बताता है ऑफ आउटपुट, उत्पादन के, एज ऑल फैक्टर इनपुट्स आर वेरिड इन सेम प्रपोर्शन, जिसमें हम अपने सारे साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग रन कंसेप्ट, और ये लॉन्ग पीरियड का कंसेप्ट है। अब देखिए, रिटर्न टू स्केल की 3 स्टेजेस होती हैं: इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। सेम जैसे आपने उसमें पढ़ी थी। अब आता है हमारा सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है? इट अकर्स व्हेन अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स इन सम कांस्टेंट रेशो। मान लो क्या होगा, जब हम गिवन परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट्स की, एक कांस्टेंट रेशो से इंक्रीज करते हैं, इट कॉजेज प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर इंक्रीज इन आउटपुट। लेकिन हमारा जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वो प्रोपोर्शनेटली उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मान लो हमने 10% इंक्रीज़ किया ऑल फैक्टर इनपुट में, लेकिन हमारा आउटपुट 15% इंक्रीज हो गया, तो इसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब जितना हमने इनपुट में परसेंटेज चेंज की, आउटपुट अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो हमारा बन जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। देखिए, जैसे कि इस डायग्राम में नीचे लिया परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट, यहाँ लिया परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। यहाँ मेरी कर्व देखो सेंटर में ना जाकर थोड़ा सा साइड से जा रही है। इसका क्या मतलब है? अगर मान लो यहाँ 50, देखो 10% हमने अगर आउटपुट था, तो हमारा प्रोडक्शन हो रहा था 15%। अब इनपुट देखो 5% ही बढ़ाया, 10 से 15, लेकिन आउटपुट देखो 15 से कितना हो गया, 25, 10% बढ़ गया। तो 5% अब इनपुट इंक्रीज़ किया, 10% अगर आउटपुट बढ़ जाता है, तो इससे हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब आता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या कारण है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलते हैं? और ये एक अलग से आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन आता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के कॉजेज बताइए, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम किसे कहते हैं। तो देखो, व्हेन इंक्रीजिंग रिटर्न्स अकर, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हम इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाम से भी पुकारते हैं, उसे हम इसकी हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, यहाँ से एक लॉन्ग आंसर्स भी स्टार्ट होता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है इन विच इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमारा जब प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज होता है, इट रिड्यूसेस द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की एक कॉस्ट पे, जो हमारी एक यूनिट का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होती है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। मतलब हमारा खर्चा एक चीज़ को बनाने पे कम हो जाता है, और रेजेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ फैक्टर इनपुट, और हमारे जो फैक्टर इनपुट्स हम एक यूनिट लगा रहे हैं, उनसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। अब आता है दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह की बचतें होती हैं बच्चों, 2 तरह की इकोनॉमीज होती हैं, इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आर फर्म स्पेसिफिक, ये सिर्फ एक खास फर्म को ही मिलती हैं और कोस्ड इंटरनली या इंटरनली ही मिलती हैं।
दीज आर दोज, ये वो होती हैं विच अराइज फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ प्लांट साइज, जो कि अपने प्लांट के आकार को बढ़ाने पे मिल सकती हैं ऑफ द फर्म, उसी फर्म को। दे आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल फर्म, ये सिर्फ किसी एक खास फर्म के लिए होती हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरनल, इन्हें हम इंटरनल क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज आर नॉट शेयर्ड बाय अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंडस्ट्री में दूसरी फर्म्स के द्वारा शेयर नहीं की जाती। विच आर नॉट एक्सपेंडिंग देयर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जो कि अपने उत्पादन के पैमाने को नहीं बढ़ा रही। देखिए, इंटरनल इकोनॉमी हैज़ टू पार्ट्स। अब जो इंटरनल इकोनॉमीज़ हैं ये भी दो तरह के इसके पार्ट्स होते हैं। एक होती है रियल इकोनॉमीज़, वास्तविक बचतें, और एक होती है पैकनरी इकोनॉमीज़। तो अब देखिए रियल इकोनॉमीज़ क्या होती हैं। रियल इकोनॉमीज़ आर दोस, ये वो इकोनॉमीज़ हैं विच आर एसोसिएटेड, जो कि किससे जुड़ी हुई हैं, विद अ रिडक्शन इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट, जो हम इनपुट लगा रहे हैं उसकी क्वांटिटी, उसकी फिजिकल क्वांटिटी की कमी से जुड़ी हुई हैं। रॉ मटेरियल्स, जैसे कि हमारा कच्चा माल हो गया, उससे जुड़ी हुई हैं। लाइकवाइज वेरियस टाइप ऑफ लेबर, हमारी अलग अलग कई तरह की लेबर हो गई। वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल, कई तरह की पूंजी हो गई, उनसे जुड़ी हुई है। रियल इकोनॉमीज कैन बी ऑफ 6 टाइप्स, ये 6 तरह की होती हैं। फर्स्ट होती है लेबर इकोनॉमीज, मतलब श्रम की बचतें। इट मीन्स स्पेशलाइजेशन, मतलब जो लेबर किसी काम में स्पेशलाइजेशन ले लेती है, ये उससे रिलेटेड है, उसका विशिष्टीकरण हो जाता है उसमें। व्हेन वी एनलार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जब हम अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाते हैं, इट अलाउज डिवीजन ऑफ लेबर, इससे काम कई हिस्सों में बढ़ जाता है। एंड स्पेशलाइजेशन विद द रिजल्ट ऑफ एन इम्प्रूवमेंट इन द स्किल, और धीरे धीरे उनकी स्किल में इतनी इम्प्रूवमेंट होती है कि वहाँ उनका स्पेशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। दिस एड्स टू प्रोडक्टिविटी, इससे उत्पादकता बढ़ती है। एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर, और लेबर की कुशलता भी बढ़ती है। ऑल दीज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड रिड्यूस कॉस्ट, इससे क्या होगा, श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी और उनके खर्चे कम हो जाएंगे। तो ये भी एक बचतें मिलती हैं। सेकेंड आती हैं टेक्निकल इकोनॉमीज, मतलब तकनीकी बचतें। टेक्निकल इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज, ये वो बचते हैं विच आर रिलेटेड विद द फिक्स्ड कैपिटल, जो कि स्थिर पूंजी से संबंधित हैं। दैट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ मशीन एंड प्लांट्स, जिसमें कि सारी तरह की मशीनें और प्लांट्स आते हैं। दीज इकोनॉमीज अराइज, ये तब पैदा होती हैं मेनली फ्रॉम इंडिविजिबिलिटी ऑफ कैपिटल, जब हम अपनी पूंजी को बांट नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, ये बचतें हमें तब मिलती हैं। इंडिविजिबिलिटी मीन्स, इसका मतलब क्या है, मशीन इज़ अवेलेबल ओनली इन मिनिमम साइज और इन डिफरेंट साइज, कि मशीन जितनी हमें कम से कम साइज़ में मिलनी है वो हमें लेनी पड़ेगी, हम उसे टुकड़ों में नहीं ले सकते। जैसे कि जनरेटर आया तो जनरेटर आपको पूरा ही ख़रीदना पड़ेगा, ये तो नहीं उसके पार्ट्स आप खरीद के लाएंगे। तो वो हमारी जो इकोनॉमीज़ होती हैं दैट आर कॉल्ड टेक्निकल इकोनॉमीज़। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री इकोनॉमीज़, मतलब स्टॉक से संबंधी बचतें। अ लार्ज साइज फर्म, जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, दे कैन एंजॉय सेवरल टाइप ऑफ इन्वेंट्री इकोनॉमीज़, उनको कई तरह की स्टॉक से संबंधी बचतें भी मिलती हैं। अब बिग फर्म पोजेसेस लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अब जो बड़ी फर्म है वो तो बहुत सारा कच्चा माल अपने पास लार्ज स्टॉक रखती है। सो व्हेन द रॉ मटेरियल आर इन शॉर्ट सप्लाई, तो इसीलिए जब कच्चा माल कम मिलना शुरू हो जाए एंड सोल्ड एट वेरी हाई प्राइस, और बाजार में उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, द फर्म हैज़ नॉट टू वरी, अब उस फर्म को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एट ऑल सच अ फर्म ऑल्सो कीप इन इट्स स्टॉक, क्योंकि उसके पास तो पहले से स्टॉक में लार्ज क्वांटिटी पड़े हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स हैं, चाहे वो स्मॉल टूल्स हैं या रॉ मटेरियल है, तो ये बचत भी उसको मिलती है। नेक्स्ट आती हैं सेलिंग और मार्केटिंग इकोनॉमीज, मतलब बेचने की बचतें, बाजार की बचतें, विक्रय लागतें बचतें जिसे हम बोलते हैं। अ फर्म प्रोड्यूसिंग ऑन लार्ज स्केल, जब एक फर्म बड़े स्तर पर प्रोडक्शन कर रही है, ऑल्सो एंजॉइंग सेवरल मार्केटिंग इकोनॉमीज, उसे बाजार की बहुत सी बचतें मिल रही हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ लार्ज आउटपुट, जैसे कि बड़ा स्तर पर जब वो अपने उत्पादन को बेच रही है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमीज एन अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट, जैसे कि उसको बचतें मिलती हैं एडवर्टीजमेंट करने पे, या इकोनॉमीज ऑन अकाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ कर रही है तो वहाँ उसे बचती मिलती हैं। अ लार्ज फर्म कैन कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च, अब जो बड़ी बड़ी फर्में हैं वो अपनी रिसर्च खुद कर सकती हैं, एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अपना उत्पादन का खर्चा वो बचा लेती हैं। इसी तरह से आती हैं मैनेजरियल इकोनॉमीज, प्रबंध की बचतें। अ फर्म प्रोड्यूसिंग ऑन लार्ज स्केल, जब कोई फर्म लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रही है, इट कैन एंगेज एफिशिएंट एंड टैलेंटेड मैनेजर, तब ये अच्छे, कुशल और टैलेंटेड मैनेजर्स को अपॉइंट करती हैं। दैट
टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज डिसेंट्रलाइज्ड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब मैनेजमेंट का जो काम है वो तो कई हिस्सों में, कई विभागों में बटा हुआ होता है। ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय एन एक्सपर्ट, और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है हु लुक आफ्टर द डिपार्टमेंट, जो कि उस डिपार्टमेंट को देखता है। सो प्रोडक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, इससे क्या होगा, उत्पादन अच्छा बढ़ता है और उनके खर्चे, कॉस्ट जो है वो फॉलिंग, वो कम होती है। 6th आती है बच्चों ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इकोनॉमीज, मतलब यातायात की या गोडाउन्स की, उनके संभालने की, जो स्टोरेज करते हैं उनकी बचते हैं। अब बिग फर्म हैज़ इट्स ओन ट्रक, अब इनके पास अपने ट्रक होते हैं टू कैरी रॉ मटेरियल को लेने के लिए, ले जाने के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को देने के लिए। इट हैज़ ऑल्सो ऑन गोडाउन्स एंड स्टोरेज फैसिलिटी, इनके पास अपने ही गोडाउन्स होते हैं, गोदाम होते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी हेल्प द फर्म टू सेल इट्स प्रोडक्शन एट राइट टाइम, इससे ये सही समय पर अपने उत्पादन को भी बेच सकते हैं एंड एट फेवरेबल प्राइस, और जब कीमत अच्छी होगी तब ये अपने माल को बेचते हैं और बचतों का फ़ायदा उठाते हैं। फिर आती है बेटा इसकी सेकंड टाइप, दैट इज़ पेक्यूनरी इकोनॉमीज। पेक्यूनरी इकोनॉमीज क्या होती हैं? दीज रियलाइज फ्रॉम पेइंग लोअर प्राइस फॉर द फैक्टर यूज इन प्रोडक्शन। जब हम उत्पादन में कोई साधन प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसको जब कम कीमत प्रदान करते हैं तो ये बचतें हमें तब मिलती हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू बल्क बाइंग, बल्क बाइंग होता है बहुत सारा माल इकट्ठा खरीद लेना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बाय द फर्म एज इट साइज इंक्रीजेज, कि उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो वो बल्क में ही माल खरीद लेते हैं तो उन्हें वो सस्ता मिल जाता है। बैंक ऑल्सो ग्रांट देम कंसेशन, फिर बैंक भी उनको छूट दे देता है एज दे आर बिग कस्टमर, क्योंकि वो उनके बड़े कस्टमर बन जाते हैं। सो दिस एंजॉयज लेस कॉस्ट, तो इसके लिए भी उनको कम कीमत पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखो बेटा, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गई। अब आती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब बाहरी बचतें, वो थी आंतरिक बचतें जो सिर्फ उसी फर्म को मिलेंगे जो अपने प्रोडक्शन को एक्सपैंड करेगी। अब आता है बाहरी बचतें, तो ये क्या होती हैं बच्चों? दीज आर द इकोनॉमीज, ये वो बचतें हैं विच आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जो पूरे उद्योग को मिलती हैं, मतलब वो एक फर्म को मिलती थी, ये पूरी इंडस्ट्री को मिलती हैं। दीज आर अवेलेबल टू ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ये उद्योग में सारी फर्मों को मिलेंगी। व्हेन द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्री एज अ होल एक्सपैंड, जब इंडस्ट्री अपने ऑपरेशन स्केल जो है उसे इंक्रीज करेगी। ओइंग टू ओवरऑल एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री का पूरा विस्तार हो रहा है, न्यू मार्केट आर एक्सप्लोर, नए नए बाजार खोजे जाएंगे, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स आर डिस्कवर्ड, नए नए काम करने के तरीके खोजे जाएंगे, मैनेजीरियल टेक्निक्स आर इम्प्रूव, जो प्रबंध की टेक्निक्स हैं उनमें सुधार किए जाएंगे, एंड मैनी लिंक्ड प्रोसेसेस आर डेवलप्ड, और उससे कई क्रियाएं जो जुड़ी हुई हैं वो भी विकसित होंगी। ऑल सच डेवलपमेंट टेंड टू जनरेट इकोनॉमीज, तो ये सारे जब विकास होंगे तो उससे बचते होंगी, मीन्स रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे। अब आता है मेन एक्सटर्नल इकोनॉमीज कौन सी हैं, तो देखो फर्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, केंद्रीयकरण की बचतें। ये क्या है बच्चों? इट रेफर्स टू लोकलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स, जब कई सारी फर्में एक ही तरह की चीज़ें बना रही हैं और वो एक जगह पे स्थापित हो जाती हैं, ये उन्हें तब मिलती हैं। एज अ रिजल्ट फर्म गोट वेरियस काइंड्स ऑफ एडवांटेज, इससे फर्म को कई फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि संचार के विकसित साधन होना, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होना, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड लेबर होना, बैंकिंग की फैसिलिटी उनको मिलना। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फर्म गोज डाउन, तो सारी फर्मों के जो खर्चे हैं वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड जो इसकी टाइप आती है, दैट इज़ इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की बचतें। When several firms of an industry are established at one place, जब उद्योग की बहुत सारी फर्में एक ही जगह पर स्थापित हैं, one find publication of useful information, तो उनके लिए महत्वपूर्ण लाभदायक सूचना है वो वहाँ पे ही उनको मिलने लग जाएगी, जैसे कि जो किससे कंसर्न होगी, इंडस्ट्री से कंसर्न होगी, वो उनके लिए बहुत लाभदायक होगी, वो पब्लिश होगी वहाँ पे। द इंफॉर्मेशन मे रिलेट टू न्यू इन्वेंशंस, इसमें वो नई नई आविष्कारों के बारे में पढ़ेंगे, नई नई खोजों के बारे में पढ़ेंगे, नए बाज़ारों का उन्हें पता चलेगा, प्राइस क्या है मार्केट में वो पता चल जाएगा। दीज इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट बेटर प्लानिंग, इससे वो क्या कर सकते हैं, अच्छी योजना बना सकते हैं, एंड सेव्स अननेसेसरी कॉस्ट, और जो फालतू का खर्चा है वो अपना बचा सकते हैं। फिर आता है इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन की बचतें भी उनको मिलती हैं।
डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री इज फॉलोड बाय अंडरटेकिंग ऑफ डिफरेंट प्रोसेस बाय डिफरेंट फर्म्स। अब जब किसी भी इंडस्ट्री का विकास होना है तो उसमें जो काम है वो कई क्रियाओं के द्वारा और कई फर्मों के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फर्म में कम अप स्पेशलाइजिंग इन डाइंग, ब्लीचिंग, वीविंग, स्पिनिंग। अब मान लो कि कोई इंडस्ट्री है तो उसमें कई फर्म्स होंगी ना, जैसे मान लो कोई कपड़े से रिलेटेड है तो डाई वाली अलग होगी, ब्लीच वाली अलग होगी, बुनने वाली अलग होगी, धागा काटने वाली अलग फर्म होगी। दिस इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। इससे क्या होगा, उनका अपने अपने काम में स्पेशलाइजेशन आ जाएगा एंड लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो उत्पादन का खर्चा है वो उनका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो ये था इंटरनल हमने किया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के बारे में। अब सेकेंड टाइप देखिए आती है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब पैमाने के स्थिर प्रतिफल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल occurs when a given percentage increase in all factor input causes equal percentage increases in output। कब होगा, जब हम जितने फैक्टर इनपुट्स में परसेंटेज इंक्रीज करेंगे सेम उतना ही हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। मतलब अगर 10% हमने इंक्रीज किया हमारा ऑल फैक्टर इनपुट, तो उसके कारण 10% ही हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो ये देखिए डायग्राम में जैसे कि शो किया हुआ है, नीचे परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट है, यहाँ परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट है। तो अगर ये देखो 10 से 20 किया, 10% ही इनपुट बढ़ाया, 10% ही आउटपुट बढ़ गया, ये सेंटर में बनेगी आपकी कर्व बेटा। तो इसे हम कहेंगे इंक्रीज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब इसके कारण क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आर नॉट इनडेफिनेटली अवेलेबल। ये हमेशा हमें बचते नहीं मिलती पैमाने की, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट अवेलेबल होती हैं। एज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूज टू बी एक्सपेंडेड, जैसे जैसे हम अपने उत्पादन का पैमाना लगातार बढ़ाएंगे, अ पॉइंट इज रीच, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जो इकोनॉमीज हैं वो काउंटर बैलेंस हो जाएंगी डिस इकोनॉमीज से। मतलब हमें जो हानियाँ हो रही हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो और हमारी बचतें दोनों काउंटर बैलेंस, दोनों बराबर हो जाएंगी, तो क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमें मिलेंगे। दीज आर रियलाइज। तो ये होता है बच्चों कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में, थर्ड इसकी स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल अक्कर ये कब होंगे, व्हेन अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट, जब सारे इनपुट्स में जितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है कॉजेज प्रोपोर्शनेटली लेस इंक्रीज इन आउटपुट, लेकिन आउटपुट में उससे कम इंक्रीज होता है। मान लो अगर 15% हम इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन आउटपुट 10% ही इंक्रीज होता है, तो उससे हम कहेंगे डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। मान लीजिए जैसे यहाँ देखिए परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट लिया यहाँ मैंने। अगर ये देखिए मैंने 10% अपना इनपुट बढ़ाया लेकिन आउटपुट मेरा 5% ही बढ़ रहा है, हमारी कर्व थोड़ा देखो लेटी हुई सी बन रही है, तो इसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दिस डायग्राम शोज, ये क्या दिखाता है, 15% इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट कॉजेज 15, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं इसके आगे कॉजेज। कॉजेज क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल की, क्या कारण है, हमें हानियाँ होती है तभी तो डिक्रीजिंग होंगे ना, पहले हमें बचते हो रही थी तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिल रहे थे। एज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूज टू बी एक्सपेंडेड, जैसे जैसे हम अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ा रहे हैं, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टार्ट ओवरटेकिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो हमारे पैमाने की हानियाँ हैं वो पैमाने की बचतों से ऊपर आने लगती हैं। टेक्निकल इकोनॉमीज, कई तकनीकी बचतें मे कॉन्टिन्यू टू अवेलेबल विद इंक्रीज इन स्केल ऑफ आउटपुट, वो हमें पैमाने के साथ साथ मिलती रहेंगी, लेकिन जो मैनेजीरियल कंस्ट्रेंट्स हैं, जो हमारे प्रबंध की रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, दे स्टार्ट जनरेटिंग, वो पैदा होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जिसके कारण क्या होगा, हमें डिस इकोनॉमीज होनी, उसकी जिसके कारण हमें हानियाँ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिगिन टू इंक्रीज, जब हमारा जो खर्चा है एक चीज़ को बनाने का वो बढ़ने लग जाता है, एज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एक्सपैंड, जब हम अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाते हैं। अब ये दो टाइप की होती हैं, इंटरनल डिस इकोनॉमीज सेम वैसे ही, और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। इंटरनल डिस इकोनॉमीज क्या होती हैं, व्हेन अ पर्टिकुलर फर्म इंक्रीजेज इट्स प्रोडक्शन, जब कोई एक खास फर्म अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी बियॉन्ड गिवन लिमिट, लिमिट दी हुई हो उसको, इट फेसेस डिस इकोनॉमीज, तो इसको हानियाँ होंगी।
When the size of firm expanded, जब उसका साइज आकार बढ़ेगा, then difficulties concerning, जैसे कि मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से संबंधित कोई मुश्किल है, या कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, ये क्रॉप अप ये पैदा होने लग जाएंगी. एज अ रिजल्ट कॉस्ट पर यूनिट बिगिन टू राइज, तो एक चीज़ पे आने वाला खर्चा बढ़ जाएगा. एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज क्या होती हैं? दीज डिसइकोनॉमीज आर फेस्ड बाय एन इंडस्ट्री, ये एक उद्योग के द्वारा बचते इनको सहन करनी पड़ेंगी. व्हेन इट एक्सपैंड इटसेल्फ, जब ये अपना एरिया बढ़ाएंगी, साइज बढ़ाएंगी. ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री सफ़र दीज डिसइकोनॉमीज, उद्योग में जितनी भी फर्में हैं वो सारी इन डिसइकोनॉमीज को सहन करेंगी. दीज डिसइकोनॉमीज मैनिफेस्ट देमसेल्फ इन ट्रैफिक जैम्स, पॉल्यूशन, जैसे कि पॉल्यूशन की हो गई, कोई ट्रैफिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई. तो इस तरह से ये जो जितनी भी हमारी डिसइकोनॉमीज हमें आती हैं. तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.